नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में। अभी हमारा जो व्याख्यान चल रहा था वो हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पेपर का ब्लॉक 3, जिसमें काल विभाजन की समस्याएं विस्तृत रूप से बताई गई हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को काल विभाजन करते समय जो समस्याएं आई होंगी उनके उनके विषय में आपसे संक्षिप्त रूप में चर्चा की। आज हम जो हमारा व्याख्यान है उसमें हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल का काल विभाजन। देखो, जब काल विभाजन हुआ है तो जो साहित्यकार, मान लो जैसे हम लोगों ने रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य जो काल विभाजन है उसको स्वीकार किया, और अभी तक के सारे जितने परवर्ती लेखक और साहित्यकार आए हैं सबने उनके कहे हुए जो काल विभाजन जो उन्होंने अपने हिसाब से दिया था उसको स्वीकार किया है। लेकिन अब जब आधुनिक काल प्रारंभ हुआ है तो केवल आधुनिक काल को आधुनिक काल कह के खत्म कर दिया गया। उसको भी अब आधुनिक काल को भी कई उसमें भागों में विभाजित किया गया। तो आज हम इस अ, काल विभाजन पर, आधुनिक काल के काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। यदि हम भारतीय काल विभाजन को दृष्टिगत रखकर बात करें तो जो ऐतिहासिक कालक्रम है वो है आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और अगर साहित्यकार केंद्रित काल की बात करें तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद, प्रसाद युग। राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को आधार बनाकर अगर कहें तो भक्ति काल और नवजागरण काल, और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर कहें तो रीति काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता कविता, नई कहानी, ये काल विभाजन रहा है। और अगर हम इसके जो सटीक जो इसके आंकड़े निकल कर आए हैं उस पर बात करें तो हमारा जो अगली स्लाइड है इसमें हम देख रहे हैं कि हिंदी के अधिकांश विद्वानों ने हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का समय संवत 1900 विक्रम संवत से 1980 संवत तक, अर्थात सन 1843 से 1923 ईस्वी तक का समय माना है। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने 1857 से 1947 तक की अवधि को जागरण काल तथा 1947 से आज तक की अवधि को आधुनिक काल माना है। आधुनिक काल का आरंभ वैसे तो भारतेंदु युग से माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल को लगभग 6 भागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। लेकिन जो इसका प्रथम चरण है वो भारतेंदु युग है। आधुनिक काल की कविता अनेक चरणों से होकर गुजरती हुई जब आगे बढ़ी, तो जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता आदि चरण आए एक एक करके। आधुनिक काल की कविता से पूर्व मध्यकाल की कविता दरबार आश्रित कार्य करती थी, अर्थात उसमें दरबारी कवि के द्वारा शासकों का महिमा मंडन अधिक होता था, यानी अपने शासकों की महिमा का गान होता था। आधुनिक काल की कविता जन सामान्य से जुड़ी कविता बनी, जिसमें सामाजिक मुद्दों, जन सामान्य की विसंगतियां, इन पर अधिक जोर दिया गया। आधुनिक काल की कविता का आरंभ 1857 ईस्वी से माना जा सकता है, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। आर्थिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन हो रहे थे। इस कारण देश में कवियों को नए संदर्भ में कुछ नया सोचने का विचार मिला। इस प्रकरण में यदि देखा जाए तो गद्य और पद्य दोनों का तेजी से विकास हुआ, और कवियों ने सामंजस्य करके अपना जो काव्य पाठ, जो कविताओं की रचना है, उन पर अधिक जोर दिया। अ, जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने कष्टों पर उभारा। ऐसा आधुनिक काल के कवियों की विशेषता रही। यदि हम समय अवधि की बात करें, आधुनिक काल के जो विद्वान हैं उन्होंने जो ये जो 6 मैंने भाग अभी बताए हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता,
उनको उनकी समय अवधि बताई है। जैसे भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक, छायावाद सन 1920 से 1936 तक, प्रगतिवाद सन 1936 से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवाद सन 1943 से 1953 ईस्वी तक, और नई कविता 1953 से 1960 तक। इस तरह से जो आधुनिक कालीन जो काव्य है, उसको विद्वानों ने 6 भागों में निम्न समय अवधि के आधार पर बांट दिया। अब यदि आधुनिक युग के जो विभिन्न कालखंड हैं, उनमें एक एक करके विचार किया जाए, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की कविता। भारतेंदु युग नव जागरण कालीन साहित्य का प्रथम दौर है। जो सारे परिवर्तन आए हैं बड़ी ही तेजी के साथ में, वो आधुनिक काल में ही आए हैं। जो पहले का काल रहा, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, उसमें प्रवृत्तियां भी लगभग मिलती जुलती थी, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते सारी प्रवृत्तियां भी बिल्कुल बदल गई। पूरा जो साहित्य था, उसका आधार, उसकी आवश्यकता, उसका जो उद्देश्य है, वो सब बदल गया। और आधुनिक काल का समय जो है, जो अभी चल रहा है, उसमें बहुत सारी जो परिवर्तन है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि हमने अभी ऊपर चर्चा की थी कि इस युग की शुरुआत 1850 से हुई है, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो हम इस युग की शुरुआत 1868 से माने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस युग की अंतिम सीमा के बारे में भी मत भिन्नता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग की समाप्ति 1893 ईस्वी में माना है। ये संभव है कि उन्होंने ऐसी प्रस्तावना इसी वर्ष नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना को ध्यान में रखकर की हो। डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो कि एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं, उन्होंने इस युग की अंतिम सीमा जो है 1900 ईस्वी को माना है। ये ज्यादा अधिक जो है ज्यादा सही प्रतीत होती है, क्योंकि भले ही 1885 में भारतेंदु की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभी उनके नेतृत्व में विकसित प्रवृत्तियां जो थी वो सक्रिय थी, तथा कभी नई प्रवृत्ति अभी, जैसे उनका जब वो उनका देहांत हो गया था 1885 में, उसके बाद का जो समय है, उसमें भी उनके द्वारा चलाई गई नीतियां, प्रवृत्तियां, वो सब चल रही थी। तो इस तरह से उनकी मृत्यु के बाद 1885 से 1900 तक के बीच का जो समय है, उसको भी भारतेंदु युग में रखना सही होगा। ऐसा रामविलास शर्मा का कहना था कि ये जो 1900 तक का समय है, 1850 से, ये पूरा ही भारतेंदु युग के नाम से जाना जाए, और ये सही भी है। जहां तक इसके नामकरण का प्रश्न है, तो इसे लेकर किसी प्रकार की मत भिन्नता नहीं है। हिंदी साहित्य को पहली बार राष्ट्रीय चेतना और आम जनता से जोड़ने की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही पहल की। उन्हीं ने सबसे पहले इस जो अलग टाइप का जो परिवर्तन आया है साहित्य में, उसको स्वीकार किया। उन्होंने नाटक, प्रहसन, मुक्तक विधा को समाज और राष्ट्र से जोड़कर प्रस्तुत करने की शैली अपनाई। इस तरह का जो जो रहा है, उसका अनुसरण उस समय के प्राय सभी साहित्यकारों ने किया। स्वयं भारतेंदु के अतिरिक्त इस दौर में जो सक्रिय प्रमुख रचनाकार रहे, उनमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी और लाला श्रीनिवास दास आदि थे। भारतेंदु काल के जितने भी रचनाकार हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, उनका जो साहित्य है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो एक अलग जगाई थी हिंदी साहित्य में, उसी से आता हुआ है। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुसरण किया, और उन्हीं के बताए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह से रचनाओं में परिवर्तन होना चाहिए, तो अन्य साहित्यकारों ने उन्हीं के अनुसार अपने साहित्य में अपने साहित्य की रचना की। इसके बाद यदि हम देखें, इसके बाद का जो चरण है वो है द्विवेदी युग का। अगर
द्विवेदी युग की कविता की बात करें तो उसका जो समय सीमा है वो 1900 से 1920 तक की है। इस युग की शुरुआत 1900 के आसपास तो हो ही गई थी। अगर फिर भी सही रूप में देखा जाए तो 1903 से, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और उसको संभाला था, तो उस सरस्वती के माध्यम से इस युग की सभी विशेषताएं सामने आने लगी। भारतेंदु युग में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था, पर उसका रूप स्थिर नहीं था। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, उस समय खड़ी बोली का जो रूप था वो स्थिर नहीं था। यह कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुशल संपादन में हुआ। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय आया, द्विवेदी युग, तो उस समय ये कार्य ज्यादा कुशलता के साथ में हुआ। हालांकि अगर हम कहें कि खड़ी बोली का विकास तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल से आरंभ हो चुका था, लेकिन और ज्यादा विकसित रूप जैसे जैसे काल आते गए उसके अनुसार होता गया। भारतेंदु युग में जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी वो थोड़ा द्विवेदी युग तक आते आते बदल गई। ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो युग है, ये द्विवेदी युग, उन्होंने भाषा का परिष्कार कर उसे एक मानक रूप दिया। उन्होंने कविता को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने पर बल दिया। इस दौर में भारतेंदु युगीन व्यंग्य की बजाय सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। स्त्री की समस्या, किसान जीवन की समस्या और दलित वर्ग की समस्या, निर्धन वर्ग की समस्या और कमजोर लोगों की समस्या, इन सब सारी समस्याओं पर द्विवेदी युग के जो लेखक हुए हैं उन्होंने प्रकाश डाला। थोड़ा सा जो साहित्य का जो क्षेत्र है उसमें और अधिक विकास हुआ पहले की अपेक्षा। और अगर देखा जाए इस युग के जो कवि थे वो थे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे और सियाराम शरण गुप्त। इन सभी लेखकों ने अपना अपना योगदान दिया है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। इसके बाद यदि हम देखें तो अगला जो आधुनिक युग का जो कालखंड है वो है छायावादी युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता के तृतीय उत्थान के रूप में इस प्रवृत्ति की शुरुआत संबंध 1875 अर्थात 1918 से मानी है। रामचंद्र शुक्ल जी का मत प्राय स्वीकृत है सभी विद्वानों के द्वारा। उनकी इसकी जो अंतिम सीमा है वो 1936 मानी जाती है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई तथा इसके साथ ही साहित्य में नई प्रवृत्ति का उभार आया। छायावाद एक विशिष्ट काव्य प्रवृत्ति है। नामवर के अनुसार छायावाद विशेष रूप से हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की काव्यधारा है, जो लगभग सन 1918 से 36 तक की प्रमुख युगवाणी रही है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी प्रसाद सॉरी महादेवी वर्मा हुई, जो जिन्हें चार स्तंभ, जो छायावाद के चार स्तंभ है वो भी इन्हीं को कहा जाता है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा को, जो देश कालगत वैशिष्टता के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती रही हैं। स्वच्छंदता की उस सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा। छायावाद का जब नामकरण हुआ तो उसमें भी जो विद्वान थे वो एक मत नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना था कि बंगाल में आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं को छायावाद कहा जाता था, जिसके अनुसरण में हिंदी में ये नाम चल पड़ा। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक एक पत्रिका में जुलाई से नवंबर 1920 के 4 अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 लेख लिखे थे।
उससे ये स्पष्ट होता है कि 1920 ईस्वी तक ये नाम प्रचलन में आ गया था। अगर हम देखें आधुनिक काल के जितने भी युग हुए हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, और प्रयोगवाद काल, नई कविता, तो छायावाद अपने आप में एक विशिष्ट स्थान लिए हुए है, क्योंकि जो महान साहित्यकार जिनका हम आज भी अपने जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें उनका चरित्र पढ़ते हैं, जिसमें महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये महान विभूतियां इस युग में रही हैं। और उसके बाद आता है उत्तर छायावाद। यदि हम उत्तर छायावाद की बात करें तो हम देखेंगे, जैसे छायावाद की रचना सीमा 1936 से मानी जाती है, लेकिन 1930-31 ईस्वी के आसपास छायावाद के समानांतर कुछ अन्य प्रवृत्तियां भी मुखरता के साथ साहित्य के क्षेत्र में उभरी। इनमें हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा आदि की प्रेम और मस्ती वाली काव्यधारा, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा थी। उत्तर छायावादी कवियों की राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक विषय कविता पूर्ववर्ती कवियों के इन्हीं भावबोध पर लिखी गई कविताओं से भिन्न है। उत्तर छायावादी दिनकर आदि की जो कविताएं थी वो ओज और उत्साह से भरी हुई थी। हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल सिंह नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी तथा बाल कृष्ण शर्मा नवीन आदि प्रमुख उत्तर छायावादी कवि हैं। इन्होंने इन साहित्यकारों ने उत्तर छायावाद के साहित्य को अपने रचनाओं में शामिल किया। इसके बाद हम देखें तो हमारा जो है प्रगतिवाद, अ, उत्तर छायावाद के बाद में प्रगतिवाद का स्थान आता है। 1936 ईस्वी में ई एम फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना पेरिस में हुई। इसी से प्रभावित होकर 1935 ईस्वी में लंदन में मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ बनाने का फैसला लिया। इनका जो पहला अधिवेशन था वो लखनऊ में हुआ और प्रेमचंद चंद इसके सभापति थे। प्रगतिवाद का जो उत्प्रेरक तत्व था वो मार्क्सवादी विचारधारा है। मार्क्सवादी पूंजीवादी शक्तियों को शोषक के रूप में चिन्हित करता है, जिसका सर्वहारा यानी शोषित से निरंतर संघर्ष चलता रहता है। मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित साहित्य में शोषित उत्पीड़ित जनता के हाथ साथ पक्षधरता व्यक्त की जाती रही है। यह इसका केंद्रीय तत्व है। प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध आदि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। आगे हम इसी क्रम में अगर देखें तो प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद में अगर हम देखें तो इसका प्रारंभ 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जा सकता है। तार सप्तक के जो रचयिता थे वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे थे। उन्होंने ही तार सप्तक को आरंभ किया था। इसकी भूमिका में अज्ञे जी ने लिखा है कि कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अज्ञे के संपादक में प्रतीक पत्रिका प्रकाशित हुई। उसमें प्रयोगवाद का स्वरूप स्पष्ट हुआ। सन 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ और तत्पश्चात तीसरा तार सप्तक आया। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिक विचारधारा है। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है।
प्रयोगवाद कवियों ने काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों को ही महत्व दिया है। उन्होंने प्रयोग करके नए प्रतीकों, नए उपमानों एवं नवीन जो बिंब है उनका प्रयोग करके अपने काव्य को एक नई छवि प्रदान की है। प्रयोगवादी कवि अपनी मानसिक तुष्टि के लिए कविता की रचना करते थे, अपने स्वांत सुखाने के लिए कविता की रचना किया करते थे। उनका जो लक्ष्य था, साम्यवाद के प्रति भी अनास्था उत्पन्न करना, जीवन और जगत के प्रति अनास्था और साम्यवाद के प्रति भी अनास्था उत्पन्न करना, ये प्रयोगवादी कवियों का लक्ष्य था। वो को कला के लिए, अपने अहम की अभिव्यक्ति के लिए ही मानते हैं। उनके जो साहित्य है उसमें नवीन उपमानों का प्रयोग, व्यक्तिकता की प्रधानता, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, यौन भावनाओं का खुला चित्रण, अ, बुद्धिवाद की प्रधानता, वैचित्र्य प्रदर्शन की प्रधानता, सौंदर्य के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, निराशावाद की प्रधानता, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, अहम की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, मुक्त छंदों का प्रयोग, व्यंगों की प्रधानता, व्यंग को भी उन्होंने काफी प्राथमिकता दी है। तो इस तरह से प्रयोगवादी जो कवि हैं इन्होंने अपने साहित्य में इन सभी विशेषताओं को रखा है। और अगर कवि के रूप में देखें कौन कौन हुए हैं, तो इसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नाम तो हम सर्वप्रथम लेंगे ही। उसके बाद में मुक्ति बोध, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी प्रयोगवादी कवि रहे हैं। तो इसकी जो समय सीमा है वो सन 1943 से प्रारंभ मानी जाती है। इसके बाद आता है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के जो आधुनिक काल है उसके कालखंड में अ, नई कविता। यदि नई कविता के काल को हम देखें तो नई कविता का जो प्रारंभ है वो प्रयोगवाद के अंदर से ही शुरू हो गया था। सन 1950 के आसपास प्रयोग की अतिशयता से प्रयोगवाद जिस रूपवाद की ओर बढ़ने लगा था उससे कवियों का मोह भंग होने लगा। प्रयोगवाद ने जिस व्यक्ति चेतना को अपनाया था उस पर सामाजिक चेतना का दबाव पड़ने लगा और इसका एक मिला जुला जो स्वरूप है वो उभर कर हम पाठकगण के समक्ष आ गया। आगे इसके लिए नई कविता नाम चल पड़ा। नई कविता में एक और प्रगतिशील धारा के मुक्तिवेद बोध थे, तो दूसरी ओर आधुनिकवादी दृष्टिकोण के धर्मवीर भारती, विजय नारायण शाही आदि थे। सन 1962 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य में नई प्रवृत्ति का उभार होता है। इस दौर की कविता में अराजकता की और मोहभंग का तीखा स्वर है। क्या अराजकता और मोहभंग, ये जो शब्द हैं ये नई कविता की विशेषता को बताते हैं। इसे साठोत्तरी कविता या अकविता भी कहा गया है। यह प्रवृत्ति कहानी में भी दृष्टि गोचर होती है कि कहानी के क्षेत्र में कई दौर आए जिन्हें नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, अकहानी आदि नामों से जाना गया। साठोत्तरी अथवा अकविता का दौर खत्म होने के बाद समकालीन साहित्य का दौर आ जाता है। इस दौर में सांप्रदायिकता का प्रतिरोध, भूमंडलीकरण के बाद आई हुई नई चुनौतियों का प्रतिरोध आदि प्रमुख रुझान है। इसी दौर में साहित्य में विमर्श की शुरुआत हुई। इसकी दो कोटि सामने आई, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श, जिन्होंने हमारे साहित्य में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। यदि हम अभी के वर्तमान समय की भी बात करें तो ये जो दो ज्वलंत मुद्दे हैं, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के, वो अभी भी बड़ी उसकी जो कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में एक अलग जगी हुई है, जिस पर लगातार रचनाकार कार्य करना पसंद करते हैं। क्योंकि जैसा कि बताया है रामचंद्र शुक्ल ने कि जैसा समाज होता है, जैसा समाज की जनता सोचती है
वैसा ही लेखक लिखता है। इस समय जो स्त्रियों की दशा है, स्त्रियों की दशा को अगर जो अगर वो अपनी कलम के माध्यम से पृष्ठों पर उभार रही है, तो कहीं न कहीं जो समस्याएँ हैं, उनका निवारण भी होगा। निवारण तब होगा जब स्त्रियाँ पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी और उनको पता चलेगा कि आखिर समस्या अगर है तो उसका समाधान कैसे निकलेगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब वो शिक्षित होंगी। इसी प्रकार से यदि दलित विमर्श की बात करें जो अभी वर्तमान काल में, तो ख़ैर इतना अभी नहीं रहा है, लेकिन पहले कुछ समय पहले तक दलितों के साथ में जो भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ करता था, अ, उसको लेखकों ने देखा और अपनी रचना में स्थान दिया। दलित विमर्श नाम से एक अलग साहित्य की रचना हुई, जिससे हमें पता चलता है कि पहले क्या दलितों की स्थिति थी और इस समय जो दलितों का जो इस समय जो स्थिति है वो क्या है। उन दोनों में हम आराम से अंतर भी कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारे यहाँ के साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने आधुनिक काल के जो कालखंड हैं, उनका विभाजन अ, प्रवृत्तियों के अनुसार किया कि पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, अ, छायावाद के बाद उत्तर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और लगातार उसमें एक एक करके परिवर्तन होता ही जा रहा है, जो अभी तक हो ही रहा है। जब आधुनिक काल के सभी कालखंडों पर हमने संक्षेप में प्रकाश डाला, काल विभाजन करते समय जो कालखंड थे आधुनिक काल के, उनको उनका विभाजन करते समय साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार बनाया गया है। किसी सामान्य प्रवृत्ति के अभाव की स्थिति में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिपरक आधारों को भी अपनाया गया है। इन आधारों को अपनाकर हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया। आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि में बांटा गया और नई कविता के बाद साठोत्तरी कविता और उसके बाद अब समकालीन कविता का दौर शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप लोगों ने आज का जो ये व्याख्यान रहा, उसमें इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि जो काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उसमें जो अ, विभाजन हुआ है, उसमें जो समय सीमा रही है, उसका आखिर जो अ, कारण था वो क्या था? क्योंकि जब हमने उसको विस्तृत रूप से पढ़ा, तब हमें पता चला कि आदिकाल में की समय सीमा को 1050 से 1375 क्यों रखा गया? भक्ति काल को 1375 से 1700 क्यों रखा गया? रीति काल को 1700 से 1900 तक क्यों रखा गया? क्योंकि साहित्यकारों ने जिन्होंने भी काल विभाजन किया है, वो हर काल की जो प्रवृत्तियां थी उन पर उन्होंने अपना दृष्टिपात किया और उसको दृष्टि में रखकर उन्होंने काल विभाजन किया। उसी तरह से यदि आधुनिक काल की बात करें, तो आधुनिक काल में भी जितने भी कालखंड रहे हैं, उनका जो विभाजन हुआ है समय सीमा के जो निर्धारित की गई है, वो सारे जो कालखंड हुए हैं, उन सबकी प्रवृत्ति के आधार पर की गई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये आज का व्याख्यान लाभदायक रहेगा। अब हम जो अगला हमारा व्याख्यान है, हम उस पर चर्चा करेंगे और अच्छे से पढ़िए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।